इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए तीसरा पॉइंट, कक्षा में अधिक बालक होने पर अध्यापक प्रत्येक बालक पर ध्यान नहीं दे पाएगा तथा उनकी रुचि, उन्नति तथा कार्य विधि पर दृष्टि नहीं रख सकेगा। परिणाम स्वरूप उनके विकास में सहयोग नहीं दे पाएगा। अतः कक्षाओं को छोटे छोटे वर्गों में बांटते हैं। चौथा पॉइंट है अगला, बालक की शिक्षा में अध्यापक द्वारा व्यक्तिगत रुचि लेने और अन्य बालकों के साथ सामूहिक रूप में कक्षा अध्ययन से जो लाभ प्राप्त होते हैं उन दोनों में मधुर समझाए स्थापित करने के लिए वर्गीकरण करना अति आवश्यकता हो जाता है। आखिरी पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, कहते हैं वर्गीकरण की सबसे बड़ी आवश्यकता इसलिए है कि यदि एक ही कक्षा में विभिन्न प्रकार की योग्यताएं, रुचि, मानसिक आयु में विद्यार्थी हुए तो उस कक्षा में किसी भी शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता और अध्यापक के लिए उस कक्षा को प्रगति के पक्ष पर ले जाना असंभव हो जाता है, क्योंकि यदि वह अधिक योग्यता वाले बालकों को ध्यान रखकर पढ़ाएगा तो कम योग्यता के बालक को भी पिछड़ जाएंगे, और यदि कम योग्यता वालों बालकों को स्तर ध्यान देगा रखकर पढ़ाएंगे तो अधिक योग्यता वाले बालक उसे किसी प्रकार का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अब इसी श्रृंखला में आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है, इसी का क्वेश्चन का टॉपिक है, छात्रों के वर्गीकरण के आधार, बेसिस ऑफ स्टूडेंट क्लासिफिकेशन। हम बच्चों को किस आधार पे क्लासिफिकेशन करके इनको ये अलग अलग क्लास में हम बिठाएं। कहते हैं सबसे पहले है आयु। कुछ विद्वानों का कथन है कि छात्र की आयु के अनुसार वर्गों में विभाजित करना चाहिए। विशेष योग्यता, स्पेशल क्वालिफिकेशन। यदि बच्चे में आपको लगता है कि कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है, विशेष योग्यता का अर्थ किसी विशेष के प्रवीणता के आधार पर छात्रों को वर्गों में वर्गीकरण किया जाए। तीसरा है मानसिक आयु, मेंटल एज। कुछ शिक्षाओं के अनुसार मानसिक आयु के आधार पर छात्रों का वर्गों में बांटना चाहिए। अब हम इसी श्रृंखला में ये आगे पढ़ते हैं। अब वो कहते हैं कि विद्यालय में जो बच्चों को है वो डिफरेंट कैटेगरीज में बांटना चाहिए, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप। ए ग्रुप में इंटेलिजेंट बच्चे रखने चाहिए, बी ग्रुप में एवरेज और सी ग्रुप में जो कि स्लो लर्नर हैं उनको करना चाहिए। अब ये कहता है कि सेक्सुअल डिफरेंस, यौन भेद, इस पे जो है बालक बालिकाओं को कैसे हम करते हैं, लिंग के आधार पर उनको किया जाता है। अब कैसे, कहता बालक बालिकाओं को विकास के समान अवसर मिलते हैं, हम दोनों में मतभेद नहीं करते, दोनों को हम बराबर लेके चलते हैं। व्यवहार तथा आचरण में स्वच्छता आती है। भिन्न लिंगों के एक दूसरे के प्रति कौतूहल समाप्त हो जाता है। अनुशासन में संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पारिवारिक जीवन का विकास होता है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु में सहशिक्षा हो। वर्गों का आकार, साइजेस ऑफ कैटेगरी, अब ये कैसे होते हैं ये हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं वर्गीकरण से लाभ या एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। जब इनको साइज ऑफ कैटेगरीज हम कर देते हैं वर्गों को, सामान्यतः एक वर्ग में 35 से 40 छात्र होने चाहिए। तो अब ये कैसे, 50 तक भी हो जाते हैं लेकिन वो फिर कंट्रोल नहीं होते, उन पे जो टीचर है वो ध्यान नहीं दे पाता। तो अब कहते हैं अध्यापक कम छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान दे सकते हैं। छोटे कमरे में भी पढ़ाया जा सकता है। समान रुचियों एवं योग्यताओं वाले छात्रों को शिक्षण देने की सरलता रहती है। अनुशासन तथा कक्षा निरंतर में सुविधाएं रहती हैं। कम छात्रों का गृह कार्य भी सरलता एवं सुविधा
से देखा जा सकता है। समान योग्यताओं वाले छात्र में समान सद्गुणों का विकास होता है। अध्यापक छात्र की कमी को जान जाता है और उसे दूर करने का प्रयत्न करता है। अब ये कहते हैं कि डिसएडवांटेजेस, वर्गीकरण से हानियाँ, डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये कहता है कि वर्गीकरण से लाभों के साथ साथ हानियाँ भी हैं, इस प्रकार है। रुचि, मानसिक आयु तथा अन्य आधार पर छात्रों को विभाजित करने से भी व्यक्तिगत भेद बन जाता है। छात्रों में हीनता की भावना उत्पन्न होती है। अध्यापक शिक्षण पद्धति का सामूहिक प्रयोग कर सकते हैं, व्यक्ति पर नहीं। अधिक अध्यापकों की आवश्यकता पड़ती है। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।